Greetings everyone. Today we will start our new chapter, that is the chapter number 2, Structure of Atom. I think you are quite familiar with this chapter, introduction part, because structure of an atom बेटा आपका क्लास 9th में भी था. स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम आपका क्लास 9th में भी था, जिसमें आपने पढ़े थे 3 types of structure, that is the structure given by Thomson model, Rutherford model and Bohr model. तो बेटा उसी के ही जस्ट आज तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, फिर हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. तो बेटा आप सभी को पता है कि सब एटॉमिक atom is made up of various kinds of subatomic particles, लेकिन 3 main types of subatomic particles होते हैं बेटा. कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स मेनली होते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. एज यू ऑल नो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ये सभी को ही पता है बेटे. और अगर हम बात करते हैं बेटे कि डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को? जे थॉमसन. प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन. न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक. चार्ज की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज. अगर हम मास की बात करें तो बेटा अगर हम कंसीडर करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुछ मास है, तो वो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1/2000 टाइम्स है. मीन्स इसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं. या अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो द वैल्यू ऑफ मास इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है, वैल्यू मास की, वो होती है 9.1 × 10⁻³ kg. ये होता है 1.637 × 10⁻27 kg. सेम चार्ज 1.637 × 10⁻27 kg. So this is the mass of the electron, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अगर हम चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन पर अगर मैंने चार्ज बात किया है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम. पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 × -19 कूलम और इस पे वैल्यू 0 होती. तो बेटा ये ना जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में भी कि कैसे कैथोड रेज आई और उनसे ये डिस्कवरी हुई है कि कैथोड रेज, एनोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब में से पास की, तो उससे ये हमें रेज मिली है. इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है. बेटा ये चीज़ें ना आप खुद पढ़ेंगे, कोई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है नहीं भाई, और इसका एक जनरल कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए. अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की, कि जब हमारे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाते हैं तो हमारे में बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की किसने एटम का स्ट्रक्चर दिया था. तो सबसे पहले आप सभी को पता है कौन सा स्ट्रक्चर आया था बेटे? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. बेटा थॉमसन मॉडल के बारे में आप सभी जानते हो. इसने वाटरमेलन टाइप ऑफ मॉडल दिया था. ये मॉडल फेल हो गया था क्योंकि इसने सिर्फ क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल सब्सटेंस के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, और जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट है. एटम एज अ होल न्यूट्रल है. न्यूट्रल मीन्स कोई चार्ज नहीं है. लेकिन ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि फेल होने का कारण यही था कि ये हमारे फिनोमेना लाइट
के फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनको समझा नहीं पाया था। फिर इसके बाद बेटा रदरफोर्ड मॉडल आया था। अब सभी को पता होगा ना रदरफोर्ड मॉडल क्या था। उसने गोल्ड फॉइल में से अल्फा पार्टिकल्स की रेस पास की थी, तो उसको क्या मिला था, एक कंक्लूजन मिला था। क्या था बेटा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल क्या था, इसके एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड था कि उसने क्या थी, एक गोल्ड की फॉइल ली थी, वो सॉरी अल्फा पार्टिकल लिया था। अल्फा पार्टिकल को बेटा उसने किस में से पास किया था, उसकी रेस को स्लिट में से। स्लिट क्या करती थी, उस लाइट को सिंगल वेवलेंथ की बना देती थी। फिर उसको किस में से पास किया था बेटा, गोल्ड की फॉइल में से। फिर उसको कहाँ ऑब्जर्व किया था, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर, याद है ना, इस तरीके से। तो उसने कंक्लूजन क्या निकाला था कि वेरियस स्पेस वेकेंट होता है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो उसने मॉडल क्या दिया था कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल कर रहे थे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो विद स्पेस, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में स्पेस बचा हुआ है। तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी बेटा, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में स्पेस बचा हुआ था। लेकिन ये मॉडल भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा। क्योंकि आप भी किसी भी चीज़ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसमें एनर्जी डाउन हो जाती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करता है, जब पॉजिटिव चार्ज के अंदर, तो वो एटम के प्रोटॉन में मर्ज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन जो है मर्ज नहीं होता। तो ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। क्या हुआ बेटा, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये था बेटा आपका रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन। फिर इसके बाद था बेटा कि आपका बोहर मॉडल आया था। लेकिन बोहर मॉडल एज सच ये नहीं था कि उसने आया और उसने अपना मॉडल दे दिया, लाइक जैसे हमने 9th में पढ़ा था। कैसे पढ़ा था बोहर मॉडल के बारे में, कि उसने स्टेशनरी ऑर्बिटल्स बताए थे और उसने ये वो शेल्स बता दिए थे, एनर्जी शेल्स। ऐसा नहीं था कि एकदम से आपका बोहर मॉडल नहीं आया था। उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी कि जो डेवलपमेंट्स उसके चलते किस तरह से बोहर मॉडल आया था, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल, या हम कहें, मैं आपको ये ना बुक में से दिखा देती हूँ जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। ये देखिए बेटा, आपके बुक में भी लिखा हुआ है नील बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। ऐसा नहीं था कि एकदम से बोहर मॉडल आ गया था, कि नील बोहर मॉडल जो है इम्प्रूव्ड मॉडल है किसका, रदरफोर्ड मॉडल का। लेकिन एकदम से नील बोहर मॉडल नहीं आया था। उसमें एक्चुअल में दो चीज़ों ने अपना रोल प्ले किया था, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेटा आपका बोहर मॉडल आया था। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या हैं, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या हैं बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, रेडिएशन यानी वेव, वेव मीन्स लाइट, जिसका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक नेचर दोनों होता है। क्या कहता है बेटा, ये जेम्स मैक्सवेल ने कहा था कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा किसी फोर्स के अंदर, तो उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक लाइंस या रेडिएशंस प्रोड्यूस्ड होंगी, तो उसको उसने लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है, दो नेचर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के दो नेचर होते हैं। दो नेचर कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव का मतलब क्या होता है, लहर, कि एक तरीके से ऐसे मूवमेंट हो रही है, लहर जा रही।
और पार्टिकल्स का मतलब हम कंसीडर करते हैं जैसे टुकड़ों में जो टूट जाता है छोटे छोटे पीसेस में। वेव तो एक कंटिन्यूस पाथ है और पार्टिकल ब्रेकिंग का पार्ट है। तो जो रेडिएशंस है उसके दोनों तरह के नेचर है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो वेव नेचर के रिस्पेक्ट में ये क्या प्रूफ देता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में से किसी भी या मैग्नेटिक फील्ड में से लाइट को पास किया जाता है वो दोनों में परपेंडिकुलरली ट्रांसमिट होती है। कैसे बेटा? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट एंड कैन मूव इन वैक्यूम। तो वो कहीं से भी मूव कर सकती हैं। तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में परपेंडिकुलर है, तो उससे वेवलेंथ समझ में आ जाती है, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और वेव नंबर। इसको मैं राइटिंग फॉर्म में बता रही हूँ बेटा आपको। कि जब भी कोई वेव ट्रेवल करेगी, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो वेव इलेक्ट्रिकल फील्ड और इसका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ट्रेवल करेगी। बेटा जो वेव की जो ये हाइट होती है कि कितनी ज़्यादा वेव की हाइट है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? वेव्स ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितनी वेव्स ट्रेवल करती हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। वेव लेंथ, लेंथ यानी मीटर पर से मीटर वगैरह की बात कर रहा है। तो वेव लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव, बेटा ये ऊपर वाला क्या कहलाता है? क्रस्ट, और नीचे वाला क्या कहलाता है बेटा? हिस्सा ट्रफ। तो 2 कंजिक्यूटिव क्रस्ट का डिफरेंस या 2 कंजिक्यूटिव ट्रफ का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेव लेंथ। गॉट इट? क्रेस्ट या ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है 2 लगातार, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वेव की लेंथ। वेव लेंथ डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कह लो क्रस्ट या ट्रफ। ठीक है बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी को न्यू से, एम्पलीट्यूड को ए से। अब एक है टाइम पीरियड, कि एक वेव को कंप्लीट होने में एक साइकिल को, ये जो एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक की कितना टाइम लगता है, उसको हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। वेव नंबर, वेव का नंबर, कि 1 मीटर लेंथ ले लो, 1 मीटर लेंथ में कितने वेव ट्रेवल होंगे, तो वो वेव का नंबर कहलाता है। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेंथ। बेटा ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों समझा रही हूँ? मैं इसीलिए बता रही हूँ कि लाइट जो है वो वेव की तरह भी मूव करती, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लाइट वेव की ही तरह मूव करे। उसका लिमिटेशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। मतलब ये लाइट के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन किन 2 बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसका जो है वो
कंप्लीट वेव नेचर नहीं है। यानी अगर ये दोनों बातें हैं तो इससे हमें क्या पता लगता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है। तो अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। सो बेटा मैं आपको क्या बता रही हूँ मेन कि डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल, कि बोहर मॉडल को एक्सप्लेन कौन सी दो बातें करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, एकदम से बोहर मॉडल नहीं आया बेटा, और दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। वेव थ्योरी क्या कहती है, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर के हमने बारे में पढ़ लिया कि जब भी किसी सोर्स से वेव निकलती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, जिनका वेव नेचर होता है फ्रीक्वेंसी वगैरह ये निकलती है। अब पार्टिकल नेचर को कैसे बताते हैं बेटा, पार्टिकल नेचर के लिए ये कहता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी क्या होती है, सबसे पहले तो ये बात समझनी है, ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, ब्लैक बॉडी कंप्लीटली एब्जॉर्ब या तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले या ट्रांसमिट कर दे लाइट को, वो होती है ब्लैक बॉडी। क्या बेटा, जो लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट कर देती है वो कहलाती है हमारी ब्लैक बॉडी। अब बात क्या है कि अगर हम लाइट का वेव नेचर समझते हैं तो अगर हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, if light has only wave nature, if light has only wave nature, तो जब हम इस ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे तो वो क्या करेगी, इंटेंसिफाई द कलर। इंटेंसिफाई द कलर का मतलब होता है कि मान लो आपके पास कोई भी ब्लैक बॉडी है, उसको हीट किया तो उसका कलर डार्क हो जाएगा। अगर कोई रेड चीज की कलर की कोई चीज है और उसको हीट करोगे तो वो फिर से और फर्दर रेड हो जाएगा। लेकिन लाइट का अगर वेव नेचर है तो, लेकिन ऐसा नहीं होता, लाइट का वेव नेचर नहीं है तो क्या होता है, द ऑब्जेक्ट चेंजेस कलर। आपको पता है एक लोहे की कोई चीज ले लो या आयरन तवा ले लो या कोई भी लोहे की चीज ले लो, जब भी उसको हीट करते हो तो वो क्या होता है, वो रेड हॉट होना शुरू हो जाता है, रेड कलर का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, या उसका कलर से बेटा वो ऑरेंज होना शुरू हो जाता है, फिर अल्टीमेटली वाइट कलर में चेंज हो जाता है। कि अगर लाइट का सिर्फ वेव नेचर होता तो उसका कलर डार्क होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ब्लैक बॉडी को जब हम हीट करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। यानी ये डाउटफुल सिचुएशन रही ब्लैक बॉडी के रिगार्डिंग कि अगर लाइट का वेव नेचर होता तो ये एक्सप्लेनेशन होती कि कलर डार्क हो जाता, लेकिन कलर डार्क नहीं हुआ, कलर चेंज हो गया तो डाउट आ गया। फिर दूसरा इफेक्ट क्या है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स लाइट इफेक्ट। कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी हम किसी भी मेटल में से लाइट पास करते हैं, कि जब हम किसी भी सोर्स ऑफ मेटल में से लाइट पास की, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके ऊपर लाइट आई, देन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब हम उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल।
लेकिन जब हम लाइट डालते हैं वो ऐसा नहीं है कि जैसे ही मैंने लाइट डाला वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, नहीं, उसको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी। कि जब तक वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, मीन्स जब कोई चीज़ गर्म होनी शुरू हो रही है तो एकदम से स्टेट चेंज नहीं करता, जैसे ही वो गर्म होता रहेगा उसमें एक टेम्परेचर या एक एनर्जी इतनी आ जाएगी तब वो जाके इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर पाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन इट, दैट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि अगर लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स वेव नेचर ही होता तो वो लाइट जैसे ही आती इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है ना, उसको एक सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तब जाके वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यानी लाइट का वेव नेचर नहीं होता। और ये बात किसने एक्सप्लेन की, मतलब ये तो दोनों इफेक्ट है बेटा, किसने इफेक्ट को एक्सप्लेन किया बेटा, फोटो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, सॉरी, किसने इन दोनों को कहा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इसने लिखा एच न्यू, H is called Planck's constant। H क्या है बेटा आपका, Planck's constant है, जिसकी वैल्यू है 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये है बेटा आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कंसीडर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स लेते हैं। पैकेट्स, ऐसा नहीं है कि वो 10, 10.1 फिर 5, 5.1 ऐसे नहीं आता, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी इस तरह की फॉर्म में एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, तो वो क्वांटा कहलाता है। फॉर्म ऑफ पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। और अगर हम बात करते इसी से ही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इतनी ही है कि एनर्जी रिलीज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स दैट इज कॉल्ड द क्वांटा, एंड दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू सॉरी ई इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक और टर्म में लिख सकते हैं बेटा, ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि हमारा जो वो वेव नेचर वाली बात थी ना, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो यही तो चीज है बेटा, ये वाली चीज को यहाँ पुट कर दिया। अब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देते हैं तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे एक्सप्लेन किया उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले इफेक्ट को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने, कि जैसे ही हम एनर्जी देंगे उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया ना बेटा, जैसे ही उसको एनर्जी देंगे वेवलेंथ कम हो जाएगी। आपको पता है ना, विद प्योर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है, 800 मानता है, 400 से 800। पहले आयरन को हीट किया तो रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर इस तरह से वो वाइट में चेंज हो रहा है, तो यानी वेवलेंथ कम हो रही है ना, तो एनर्जी जैसे जैसे देंगे उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया, कि जब तक एक सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक नहीं होती, वो एनर्जी किसकी फॉर्म में है बेटा, पैकेट्स की फॉर्म में ही तो है, और जब वो पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी 10, 20, 30 मल्टीपल में आ जाती है तब वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देती है। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय एब्जॉर्बिंग अ फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों बातों से हमें क्या समझ में आया कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। सिर्फ वेव नेचर भी नहीं होता और सिर्फ पार्टिकल नेचर भी नहीं होता, दोनों ही नेचर होते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही कि मैं आपको समझा रही हूँ डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल। बोहर मॉडल तक हमने पहुँचना है। तो आज हमने अभी तक एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने हमें लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में बताया,
तो नेक्स्ट हम करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसके बाद जाकर हम बोर मॉडल तक लीड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।